आपने पार्लियामेंट में कहा, सबने कहा कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, चाइना से लड़ रहे थे। चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था और आंखों में आंखें डालकर लाल कर रहे थे। अब आप चाइना क्या करने जा रहे हैं? तो इस सरकार को पता ही नहीं कि किस दिशा में कब क्या पेन किलर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो भी लोग होंगे, वो संघर्षों के कोख से पैदा हुए होंगे, जनता के बीच से आए हुए होंगे, लड़के आए होंगे। उनकी वफादारी पार्टी के प्रति अनक्वेश्चनेबल रही है हमेशा। Hello and welcome to the Statesman Talk. I'm Ananya Dasgupta. On this episode, we are joined by Samajwadi Party MP Rajiv Rai. There's lots to discuss with you, beginning with Bihar and the upcoming vice presidential polls in India. But first, thank you very much for joining us on Statesman Talk. My pleasure. The vice presidential candidate of the India bloc, Justice Reddy, was in Lucknow and he met with all of you. I believe he met with Akhilesh Yadav as well. And he has said that Akhilesh Yadav played a big role in his nomination. Why do you think Justice Reddy is the right candidate for the vice president's post? We have seen last vice president. We have seen several governors who all are nominated from BJP, especially they are from RSS background. और जिस तरह से वो बिहेव किए हैं, इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलर हम समाजवादी पार्टी के लोग संविधान में मानने वाले हैं। हम चाहते थे कि उस चेयर पर वो बैठे जिसका संविधान में यकीन रखता हो, और जिस तरह से जस्टिस सुदर्शन का बैकग्राउंड रहा है, हमें लगा कि इनसे बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं हो सकता है। कम से कम हमें किसी का फेवर नहीं चाहिए। जो चेयर पर बैठता है सबका है, लेकिन बैठकर सिर्फ राइट साइड न देखे, लेफ्ट साइड में भी उसके लोग बैठे हैं। इतनी अंतरात्मा होनी चाहिए और वही करे जो संविधान इजाज़त देता है उनको, सत्ता पक्ष को और हमको। हमें बस इसी उम्मीद से हमें लगा कि वो बहुत बेहतर कैंडिडेट होंगे और ऐसे लोगों को उस चेयर पर बैठेंगे तो चेयर की भी गरिमा बढ़ेगी। But, we're talking about Parliament, and the monsoon session of Parliament has just got over and it's been a complete washout because of the protests by the opposition. Do you think that some work could have got done, but because of these protests, especially over Bihar SIR, that could not get done? Certainly Parliament is there for the thing which we are expecting. बट हम क्या करें? वहाँ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकतंत्र का बाहर चीरहरण हो रहा, हम उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उस पर बात नहीं कर सकते। और कैसी जवाब आता है रूलिंग पार्टी से कि इलेक्शन कमीशन पर हम इस हाउस में बहस नहीं कर सकते। बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। बिहार विधानसभा में बहस हो सकता है, लेकिन लोकसभा में बहस नहीं हो सकता। कोई ऐसा भी विषय है जिस पर लोकसभा में बहस नहीं हो सकता? ये पहली बार इस सरकार ने बताया। लोकसभा बनाई इसीलिए। सत्ता पक्ष को कौन सा डर था? और सबूत आने लगे। हम बेवजह तो नहीं बोल रहे थे, हम लोग सबूत दिखा रहे थे। अगर सत्ता पक्ष को डर नहीं होता और उनकी चोरी पकड़े जाने का मन में भय नहीं होता तो अपनी बात कहते, हमारे सबूतों को खारिज करते और हम अपनी बात कहते। देश को, जनता को सच कहे जाने का अधिकार तो है, तो इस अधिकार से वंचित करने का पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इतनी बेशर्मी से, आई एम सॉरी आई हैव टू मेक दिस स्टेटमेंट, और ये वर्ड चूज करना पड़ा है, इतनी बेशर्मी से रीढ़ विहीन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि आपने कोई एफिडेविट ही नहीं दिया है। एफिडेविट के इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट भी है। और फिर 3 दिन बाद जब हम लोग, मैं 2 दिन पहले मैंने स्वयं बांटे थे, 3 दिन बाद फिर वही बोलते हैं कि इस डीएम ने ये कहा, उस डीएम ने ये कहा। जब हमने एफिडेविट नहीं दिया तो कार्रवाई कहाँ से शुरू हो गई? तो जब तक इस तरह का चुनाव आयोग हो, इस तरह वोटों की डकैती हो रही हो, चोरी तो छोटा शब्द हो गया हो, और उस बात को उठाने की इजाज़त न दी जाए, तो हम लोकतंत्र का चीरहरण होता रहे और आंखें बंद कर कर ताली बजाते रहे, इसके लिए तो है नहीं हुआ। आने वाली पीढ़ियां अगर हम चुप रहेंगे तो हमें भी माफ़ नहीं करेगी। What is your personal assessment as somebody connected to the ground and as somebody who's familiar with the politics of both Uttar Pradesh and of Bihar, of the situation right now, the political situation and the way the political wind is blowing in Bihar, especially in terms of the reverberance of this SIR issue in the state? Certainly, BJP and present government is going to have very tough, very bad time now. लोगों के जहन में बात आ गई है
और जिस तरह से उनकी चोरियां पकड़ी गई है बिहार में, अब बेंगलोर से शुरू हुआ और बिहार तक, जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को खड़ा करना पड़ता है जिसको आप मृतक घोषित कर चुके हैं, जिंदा सबूत देना पड़ता है, और किसी को शर्म नहीं आती है, और वो लोग बाढ़ में कहाँ कहाँ हैं, बाढ़ फैली हुई है। बिहार के लोग, प्रधानमंत्री जी जाकर वहाँ भाषण देते हैं कि अभी मैं यहाँ से बुलेट ट्रेन चलाऊंगा कि जल्दी पहुँच जाओगे मजदूरी करने गुजरात में। मतलब बिहारी मजदूर हैं, तो आप मानते हैं कि यहाँ के लोग माइग्रेट किए हुए हैं दूसरे स्टेट्स में, बाढ़ में आ नहीं सकते, साधन है नहीं। और जिस आदमी के दिमाग में बात जाती है कि हम वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, अपने आसपास गांव में भी देखता है तो लगता है कि हमारा भी नाम नहीं है, वो तो फलाने का भी नाम नहीं है। तो लोगों के दिल में सच्चाई घर करने लगी है कि हाँ, ये वोट लूट कर बनने वाली सरकार है, और इस सरकार के रहते आज हमारा नाम कटा, कल आधार कार्ड कटेगा। आधार कार्ड बताइए, जिस आधार कार्ड के लिए हर चीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। Yes. बैंक में आप अकाउंट बिना आधार कार्ड के नहीं खोल सकते, पासपोर्ट नहीं बन सकता, लेकिन आधार कार्ड अगर वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। क्या इंटेंशन था? क्योंकि आधार कार्ड ही सबके पास है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और एक एक घर में एक एक नाम से आप 10 बाई 10 के घर में 80 लोगों का वो कर देते हैं। 80 अगर वोटर हैं तो उसमें बाल बच्चों को जोड़ दिया जाए तो 200 हो जाएंगे। आप इसको, सच्चाई को कैसे कोई स्वीकार करेगा कि आप वोट लूट रहे हैं और लोग खामोश रहे हैं? तो ये अभी जो रोड शो हो रहा है, जिस तरह से जनता उमड़ रही है, लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए पीछे वजह है कि आसपास अपने को ठगा महसूस करते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका अपना खुद का इतिहास भी लोगों को नहीं पता है, कल कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे। तो अब बहुत लंबा समय हो गया उस सरकार के इस तरह उल्टा पट्टी वाले के। मेरा गांव तो बिहार के बॉर्डर पे है, उस पार बिहार है, हम इस पार हम हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ सरकार बदलने वाली है, और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी वहाँ। You're talking about that road show. In fact, Rahul Gandhi is in Bihar along with the Tamil Nadu Chief Minister Stalin. They've posted a selfie as well of their road show. How would you say the next gen of politicians, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, are taking the opposition's agenda forward? Would you even compare them? Rahul Gandhi, of course, is now leader of the opposition as well. Comparing two individual personalities, not very, thing which everybody would like to. Everybody has their own character, own personality, own behavior, one their own style. बट मैं ये जानता हूँ कि मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप पार्लियामेंट में जो रिपोर्टर आपका कवर करते होंगे, उनसे पूछिएगा, जब गाड़ी से उतरते हैं तो पत्रकारों से लेकर चैम्बर तक जाते जाते कोई ऐसा पार्टी का, दल का, क्रॉस द पार्टी लाइन नहीं है जो उनको देखकर उनके पास ना आए, सबसे हंसी बोले, बात न करें। अखिलेश यादव जी के आसपास हम जितने लोगों को देखेंगे, मैं अपना तो कहना हल्कापन होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी के आसपास जितने भी कार्यकर्ता या सांसद जीत के आए होंगे, और जिसको आप उनके इनर ग्रुप बोलते हो या जो भी बोलते हो, मुझे नहीं पता क्या बोलते हो, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारी इस पार्टी में जब नेताजी थे, तभी नेताजी के आसपास आप देखेंगे तो जनेश्वर मिश्रा जी का चेहरा नजर आएगा, विभूषण तिवारी जी का आएगा, मोहन सिंह का आएगा, बेनी बाबू का, समाजवाद के चेहरे दिखते थे। और आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो भी लोग होंगे, वो संघर्षों के कोख से पैदा हुए होंगे, जनता के बीच से आए हुए होंगे, लड़के आए होंगे, और उनकी वफादारी पार्टी के प्रति अनक्वेश्चनेबल रही है हमेशा। I think you're saying they are connected to the grassroots. वी ऑल आर कनेक्टेड टू ग्रासरूट। हमारे यहाँ बेडरूम थिंकर्स के लिए कोई जगह नहीं है, हमें ड्राइंग रूम थिंकर्स के लिए कोई जगह नहीं है, बंद कमरे में बैठकर रणनीति बनाने वालों की कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी गांव की, ज़मीन की, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है, जो उनके बीच से उनके दर्द को समझता है, उससे वह आगे बढ़ता है। Well said. I think you've distinguished very well yourself from other opposition parties as well. But again, I'll go back to the opposition parties and their take on the new bill that the government's trying to bring in Parliament in this monsoon session, which is to remove the tainted politicians against whom there have been cases and who have been arrested for 30 days. What's your take on that bill? So let this government first take action against the tainted leaders to whom they have made chief minister of a state,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अनदर स्टेट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चक्की पीसिंग याद है ना आप? असम के मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोला था, याद है ना? ज़्यादा पुरानी बात क्या, अभी पिछले इलेक्शन में मेघालय का जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उससे पहले अभी मेघालय के सीएम के बारे में उन्होंने, अमित शाह जी ने क्या कहा था। तो आप किसी को अभी बहुत सारे नाम आ जाएंगे, बहुत सारे नाम आ जाएंगे जो 10-10, 12-12 साल से जिनके केस चल रहे हैं और साल 1.5 साल मुकदमा लड़के आए हैं और आज भी ट्रायल में हैं। क्या बोला था इन्होंने कि अगर गंभीर केस नहीं है तो 30 दिन में आपको मिल जाएगा। कितने दिन से चल रहे हैं? सत्येंद्र जैन कितने 17 महीने जेल रहे, क्लीन चिट मिल गया ना। कितने उदाहरण हैं। तो आप जिसको पसंद नहीं करोगे उस चीफ मिनिस्टर को डाल दोगे जेल में, बाद में पार्टी को तोड़ना फोड़ना। जिस पार्टी ने कोरोना काल में भी ऑपरेशन लोटस चलाया हो, जब आदमी को आदमी से मिलने से डर लगता तो रिसॉर्ट में ये पार्टियां तोड़ रहे हो, जो जेलों में डालकर धमकाने का काम करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टिंटेड है, एक वाइट पेपर जारी कर दे गवर्नमेंट, इनके यहाँ कितने टिंटेड मिनिस्टर हैं। तो पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है ना। आदरणीय अमित शाह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि औरों के छोड़ दो, अपोजिशन की एकदम परवाह मत करो। जिनके बारे में आपने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि करप्ट हैं सबसे और इनको जेल भेजेंगे, उनको पहले जेल में भेज लो, इस कानून का इस्तेमाल कर लेना। तो ये तो गहरी साजिश है, गहरी साजिश है कि जहाँ तोड़ फोड़ करना है उनको 30 दिन में हम डाल देंगे। हिंदुस्तान में एक कहना कि 30 दिन में फैसला हो जाए, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को शायद अपने ज्ञान नहीं है या यादें नहीं हैं, या जानबूझकर इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कोर कसर बाकी न रहे। So how will you take forward this opposition to this bill in suppose the winter session of parliament which is next? Will it again be one session that is disrupted and washed out like the monsoon session of we parliament? would oppose tooth and nail. We can't allow this. House is not for that. लोकतंत्र के कोख से जब तानाशाह पैदा होता है तो देश के लिए खतरा हो जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा हो जाता है। लोकतंत्र के कोख से जो लोग तानाशाह बनना चाहते हैं और सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसा नहीं होने देंगे। So it will be one of the biggest issues that you pick up The in. ball is in the court of government. Let them decide. Let them decide. और गवर्नमेंट को भी पता है 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। ये एक बिहार के इलेक्शन को लेकर ये कम से कम माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए। आप अगर इतने सीरियस थे तो आखिरी दिन बिल क्यों लेकर आए? अगर इतने ही सीरियस थे तो आखिरी दिन बिल लेकर You क्यों are आए? saying it's a diversionary tactic to take the people's minds off Bihar SIR. Absolutely. They know very well that they don't have 2/3 majority. This is not going to get through in the house. You can very well understand what could be the reason for. और इस तरह का आप कुर्सी पर बैठो वोट चोरी करके, और जब कुर्सी पर बैठ जाओ तो जो आपके वोट चोरी से भी ना हारे उसको जेल में डाल दो, ये तो नहीं चलेगा। और ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहा हूँ, सत्ता के अहंकार में ऐसे जितने भी शासक रहे हैं दुनिया में, कहिए तो मैं लिस्ट भेज दूंगा, जब गद्दी से उतरे हैं तो बड़ी बुरी गति से उतरे हैं। We are talking again of the government and again of your party chief Akhilesh Yadav, who has said, who's in fact criticized the government for failing to take steps to mitigate the impact of the Trump tariffs. How have the tariffs affected industries in Uttar Pradesh, especially? I think he's quoted Bhadohi's carpet industry as an example. भूखमरी के कगार पर है वो। मैं जहाँ से आता हूँ मऊ, बुनकरों के अलावा घर है, हर घर में बुनकर होते हैं, दिन रात काम करते हैं। बनारस प्रधानमंत्री जी का इलाका, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सरकार में आई थी, आमदनी दुगुना करने की बात कर रहे थे। इस सरकार ने बेरोजगारों की फौज तो खड़ी की थी। आप उत्तर प्रदेश के अलावा नोएडा में जाइए, ये गारमेंट इंडस्ट्री वालों से बात करिए, उनके खुद सूरत में जाइए, तीरपुर तमिलनाडु में जाइए। पूरे देश में मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे जो विदेश मंत्रालय हमारा है, ऋण विहीन, दिशा विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन और कर्म विहीन लोग बैठे हुए हैं। आप के आसपास देखिए, मैं और आप जब से हम बचपन से होश संभाले हैं तो हमको पता था कि पाकिस्तान और चीन हमारा दुश्मन है। नेपाल को हम अपना भाई मानते थे, बांग्लादेश को आपने पैदा किया, श्रीलंका से ऐतिहासिक रिश्ता, मालदीव छोटा सा देश हमारे ऊपर डिपेंड रहता था,
आसपास रिश्ते तो अच्छे थे। हम लोग जहाँ से जीत कर आते हैं वहाँ की आबादी 30-35 लाख होती है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव कोई आउट इंडिया मूवमेंट चला देता है। बांग्लादेश जिसको आपने पैदा किया वहाँ आपकी क्या दुर्गति हो रही देख रहे हैं। पाकिस्तान सीमा विवाद पर हमारे घर में घुसकर मार के सारी नेपाल मार कर चला जाता है। और जिस पाकिस्तान को आप कहा करते थे कि 3 दिन और कांग्रेस सरकार ने सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके हमारा होता, 3 दिन में ट्रंप हमें बताया है कि सीज फायर हो गया। आप आसपास देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इतनी रेढ़ी विहीन दिशा विहीन सरकार जो है उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। आप मैनेज नहीं कर पाए। पाकिस्तान जिसको हम लोग, मैं भी गया था डेलीगेशन में, हर देश के नेताओं को हम समझाते रहे कि कैसे, मैं तो पर्टिकुलरली कहानी सुनाता था 1947-48 से लेकर अब तक कैसे टेररिस्ट स्टेट है। वो हमसे पूछा करते थे, व्हाई डोंट यू टॉक टू पाकिस्तान गवर्नमेंट? आई सेड, वेल, वी कैन टॉक टू एनीवन, but if you want to talk to somebody, you should know who is in power. If you want to talk to India, we have an elected government, we have elected prime minister, irrespective of which party he belongs to. But same thing, if you want to talk to somebody in Pakistan, the real power is with army, and army is the main sponsor of terrorism. हम इतनी आपकी वकालत करते रहे, आपने ऐसी स्थिति कर दिया कि ओबामा मेरा लंगोटिया यार, अब की बार ट्रंप सरकार, और उसने दे दिया आपको टैरिफ का मार। आपको उठाकर फेंक दिया गया है, आपको कार्नर कर दिया गया है। जब भी इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि जब भी देश के ऊपर मुसीबत आया है, ख़ासतौर से बाहरी शक्तियों से आया, तो देश पूरा सब कुछ अपने इंटरनल पॉलिटिक्स भूल कर सरकार के साथ खड़ा हो गया है, ज़रूरत पड़ने पर सेना के साथ खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा देश और पूरा सेना आपके पूरा अपोजिशन आपके साथ था, सेना के साथ था। कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी अपने सेल्फ ग्लोरीफाइंग। अभी एक वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन में थे और वहाँ से उनसे ज़बरदस्ती गले मिलने या हाथ मिलाने वाला, हम सबको शर्म आया। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाजपा के नहीं, डिप्लोमेसी इज ए सीरियस बिजनेस। लपक कर गले लगाना, हाथ मिलाना, फ़ोटो खिंचवाना पीआर का एजेंडा हो सकता है, बट सीरियस डिप्लोमेसी का नहीं। मैं एक सीरियस इसको चार्ज कहें या कहें, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। 71 में हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान का हम लोग 2 टुकड़े कर रहे थे। अमेरिका 7th फ्लीट भेज चुका था और रसिया आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा था, रसिया ने भेज दिया। और आज भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। गुड और बैड, रीजन बेस्ट नोन टू देम, आई डोंट वांट टू गो इन मेरिट। यूक्रेन से लड़ाई हो रही है रसिया की, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की धरती पर खड़ा होकर विश्वगुरु बनने लगते हैं। अगर अब रसिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए, रसिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो विदेश नीति, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं जयशंकर जी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, उनकी अपनी क्वालिटी है, अपने एक्सपीरियंस से अपनाए है, बट आई पर्सनली फील दैट फॉरेन मिनिस्ट्री शुड बी हेडेड बाय ए पॉलिटिकल पर्सन। ब्यूरोक्रेट तो चलाने के लिए विदेश सेक्रेटरी भी है ना, एम्बेसीज है। तो ये कंप्लीट बैंक्रप्सी है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जो आज हमारे देश पर इस तरह बड़ी मुसीबत बनकर आई है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये नारा दे रहे हैं स्वदेशी का नारा दे 11 साल से, तो यही, चाहे बीजेपी जब भी पार में आती है स्वदेशी होती है। और आंकड़े उठा कर देख लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट चाइना से बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो खड़े होकर बोल देते कि हम स्वदेशी होंगे, आज से चाइना का भी बहिष्कार कर। आपने पार्लियामेंट में कहा, सबने कहा कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, चाइना से लड़ रहे थे, चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था और आंखों में आंखें डालकर लाल कर रहे थे। अब आप चाइना क्या करने जा रहे हैं, क्या करने चाइना जा रहे हैं? तो इस सरकार को पता ही नहीं कि किस दिशा में कब क्या पेन किलर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पेन किलर आपको फौरी तौर पर राहत दे सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल यू डायग्नोज द प्रॉब्लम, यू क्योर द डिजीज, this is not going to help you. Okay, that's quite a comparison. You're saying that it's like a painkiller that they are using, China.
much criticism that you have for the BJP government at the center. What about the government in your state of Uttar Pradesh, which is the Yogi Adityanath government, which says that there is a zero tolerance policy for crime in Uttar Pradesh, and crime has come down in the state in the last 8 years, with heinous crimes such as dacoity, robbery, riots, murder, kidnapping, and rape falling as much as 85%. The state is simply safer, they say. Is that correct? Or I is just challenge talk? this government. I challenge this government on any forum. झूठ की भी एक सीमा होती है। फर्क जानते हैं क्या है आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में एक छोटी सी घटना हो जाती है तो टीवी चैनलों पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगाकर जंगल राज और गुंडा राज दिखाया जाता है। पिछले महीने, और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैक्ट चेक कर लीजिए, एक दिन में 13 मर्डर होते हैं। एक दिन में यूपी में 13 मर्डर होते हैं। कहीं आपने सुना, किसी चैनल पर आपने सुना? ये जो ढोंग रचाए हुए सुशासन का, वहाँ के लोगों से जाकर पूछ लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, अधिकारी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कोई जनप्रतिनिधि की हैसियत नहीं है कि किसी जनता के फरियाद को ले जाए चला जाए। इतनी सही मायने में अगर जंगल राज और लूट राज है तो इसमें योगी राज भी है। और आंकड़ों के फर्जीवाड़े में न पड़े, सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ लगाता है तो कुछ दिन तक ये शांत रहते हैं। बुलडोजर चलाने शुरू किए थे। ये लोग वो हैं जिनको न कानून में विश्वास है, न संविधान में विश्वास है। झूठ के बल पर शासन में रहना चाहते हैं और लंबे समय तक रहना चाहते हैं। झूठ जनता के बीच आ गया है और ये बेनकाब हो चुके हैं। One last question, again, it pertains to your state of Uttar Pradesh only, which says, which of course, as we know, is the Yogi government is pushing for Viksit UP by 2047. How does the Samajwadi Party plan to counter that vision in local politics, especially on jobs and development? उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि पिछले 5 सालों में टीचरों की भर्तियां नहीं हुई, पुलिस की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, नौकरी के नाम पर इजराइल में हमारे बच्चों को मरने के लिए भेजा गया और उसको भी गाजे बाजे के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रहा था तो कोई पूछने वाला नहीं था। विकास का नाम पर अगर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आज भी आपके जहन में वही एक्सप्रेसवे आएगा जो अखिलेश यादव जी ने बनाया होगा, वही IT सिटी है जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वही मेट्रो है जो 2.5 साल में चला कर शुरू करा दिया है। इन लोगों ने जो 100 दिन में गड्ढा मुक्त करने की बात करते थे, पूरे प्रदेश को गड्ढा में बदल दिया है। तो लोग ये क्या कहते हैं, आप पूरी जनता को सच पता हो और लगातार झूठ बोले तो रिएक्शन कितना तेज होता है, लोग बर्दाश्त नहीं करते। उस रिएक्शन के दौर से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि एक पढ़ा लिखा अखिलेश यादव जी ही है। एक मैं कहानी सबको सुनाता हूँ कि जब हमने मायावती से सरकार हमारी आई थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ी बुरी दशा थी। गाँव में मरीज बीमार पड़ जाएं तो अस्पताल तक जाने का साधन नहीं था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं व्यवस्था नहीं कर लेता हूँ तब तक अगर बीमार पड़े तो आप परेशान मत होना, पड़ोसी आएगा नहीं आएगा, 108 नंबर पर फ़ोन कर देना, एम्बुलेंस आकर हॉस्पिटल ले जाएगी। वो व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। न्यूयॉर्क पुलिस की तरह डायल 100 उन्होंने शुरू किया, 1090 उन्होंने शुरू किया, समाजवादी एम्बुलेंस उन्होंने शुरू किया। जिस समय कोई सोचता नहीं था, लैपटॉप देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। घर घर बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, विधवा पेंशन, आज सारे लोग उस बात को याद कर रहे हैं। बस इंतजार है वो दिन आए जब जुमलेबाजों और झूठों की सरकार को उत्तर प्रदेश से बाहर फेंका जाए। All right. Thank you very much for joining us here on Statesman Talk. Wonderful talking to you and getting your Thank insight. you so much for having invited me. Thank you. That's it then on this episode of the Statesman Talk. Don't forget to like, share, and subscribe, and post your comments on what you thought of this particular episode. We come to you from the Statesman, which is one of India's oldest English newspapers.